नमस्कार दोस्तों, एनएसएम सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 8 के चैप्टर 10 सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स से वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बिल्कुल, और ये एपिसोड बहुत ही हाई एनर्जी होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ आंसर नहीं रटेंगे बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे। सही कहा। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए सीधा nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। तो चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। डन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑनबोर्डिंग और शुरुआती रिस्क वाले सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 1, CDD stands for blank and it is mandatory under PMLA. ऑप्शंस है A कस्टमर डेलीगेशन, B कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, C क्लाइंट डेटा डिस्क्लोजर, D कोर डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका मतलब है कि PMLA के तहत CDD का फुल फॉर्म क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ये एकदम मैंडेटरी है। अच्छा, मतलब क्लाइंट की असली पहचान और उसका रिस्क लेवल चेक करने के लिए। एग्जैक्टली, ये KYC का एकदम कोर हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन A, C और D बस कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं। अगर CDD नहीं होगा तो कोई भी क्रिमिनल सिस्टम में आ सकता है। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिक्विडिटी रिस्क इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग मींस द इन्वेस्टर्स इनएबिलिटी टू ब्लैंक। ऑप्शंस है A पे ब्रोकर मार्जिन्स, B अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स, C liquidate a loss making position due to lack of counterparty, D open a new trading account। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स में लिक्विडिटी रिस्क का असल मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और अब उसे बेचने के लिए कोई बायर ही नहीं मिल रहा है, क्या ये वैसा ही है? बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी दिया आपने। सही आंसर है ऑप्शन C, लिक्विडेट अ लॉस मेकिंग पोजीशन ड्यू टू लैक ऑफ काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी नहीं मिलती। राइट। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं मार्केट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क में। मार्केट रिस्क है कि प्राइस आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन लिक्विडिटी रिस्क है कि आप लॉस बुक करके बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन स्क्रीन पे कोई खरीदने वाला ही नहीं है। बाकी ऑप्शंस जैसे मार्जिन पे करना या अकाउंट खोलना, ये सब ऑपरेशनल चीजें हैं, लिक्विडिटी रिस्क नहीं। ओह समझ आ गया, बहुत डरावना रिस्क है ये तो। अब क्वेश्चन नंबर 3, फ्यूचर्स ट्रेडर्स स्पेसिफिकली फेस द यूनिक रिस्क ऑफ अ सडन इंक्रीज इन ब्लैंक। ऑप्शंस है A ट्रेडिंग आवर्स, B ब्रोकरेज फीस, C मार्जिन रेट्स, D नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स। इसका मतलब है कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते समय अचानक से किस चीज के बढ़ने का रिस्क रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन C, मार्जिन रेट्स। यार ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। लोग सोचते हैं कि अचानक से ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाएंगे। नहीं, ट्रेडिंग आवर्स तो फिक्स होते हैं ना। बिल्कुल, जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो एक्सचेंजेस रातों रात मार्जिन रेट्स बढ़ा देते हैं। जो पोजीशन कल तक 1 लाख में खड़ी थी उसके लिए सुबह 1.5 लाख मांगे जा सकते हैं। ब्रोकरेज फीस अचानक नहीं बढ़ती, वो पहले से तय होती है। वाओ इंटरेस्टिंग। तो इंडिविजुअल्स के रिस्क तो समझ गए, अब देखते हैं कंपनीज के लिए क्या रूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर KYC ऑफ अ कंपनी व्हिच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड? ऑप्शंस है A CEO's पैन कार्ड, B पार्टनरशिप डीड, C सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, D शेयर होल्डर्स लिस्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी अकाउंट खोले तो KYC के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? यहाँ सही आंसर है ऑप्शन C, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। CEO का पैन कार्ड क्यों नहीं? क्योंकि भाई कंपनी खुद में एक अलग लीगल एंटिटी होती है। CEO तो बदल सकते हैं ना। कंपनी का अपना वजूद साबित करने के लिए MOA और AOA चाहिए। जैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए डीड चाहिए होती है, वैसे कंपनी के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। ऑप्शन A और D इसलिए गलत है। लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑथराइजेज द पर्सन टू ऑपरेट अ कंपनीज ट्रेडिंग अकाउंट? ऑप्शंस है A मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, B बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन, C द CEO इंडिविजुअली, D द कंप्लायंस ऑफिसर। मतलब कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट कौन चलाएगा, इसकी परमिशन कौन देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन B, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन। कुछ स्टूडेंट्स शेयर होल्डर्स टिक कर देते हैं। हाँ लगता तो है कि शेयर होल्डर्स मालिक हैं तो वही देंगे। वही तो ट्रैप है। शेयर होल्डर्स हजारों होते हैं, वो रोज रोज डिसीजन नहीं लेते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करते हैं कि कौन अकाउंट ऑपरेट करेगा। इसलिए ऑप्शन ए गलत है। क्लियर? एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, in-person verification or IPV can be waived when KYC is completed using blank. Options है A a notarized affidavit, B Aadhaar authentication or DigiLocker, C PAN card photocopy, D
एन ईमेल कॉन्फर्मेशन। इसका मतलब है कि बिना ब्रोकर के ऑफिस जाए इन पर्सन वेरिफिकेशन कैसे माफ हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आधार ऑथेंटिकेशन और डिजीलॉकर। देखिए, पहले फिजिकल आईपीवी के लिए ब्रोकर के ऑफिस जाना पड़ता था, हाँ, बहुत टाइम लगता था उसमें। राइट? लेकिन अब सेबी ने इसे डिजिटल कर दिया है। अगर आप आधार से ई-केवाईसी करते हो या डिजीलॉकर यूज करते हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन वेव यानी माफ हो जाता है। ईमेल या फोटोकॉपी से कोई लीगल वेरिफिकेशन नहीं होता, इसलिए बाकी ऑप्शंस गलत हैं। क्या बात है, बहुत कन्वीनियंट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7, मैपिंग यूसीसी विद डीमैट अकाउंट्स हेल्प्स डिटेक्ट ब्लैंक। ऑप्शंस हैं ए, इनसाइडर ट्रेडिंग, बी, डाइवर्जन और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज, सी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स, डी, स्टॉक मार्केट क्रैशेस। मतलब यूसीसी को डीमैट से जोड़ने से किस फ्रॉड को पकड़ा जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डाइवर्जन और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज। यार, ये सेबी का बहुत बड़ा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल है। वो कैसे? पहले कुछ ब्रोकर्स क्या करते थे, क्लाइंट के शेयर्स अपने पूल अकाउंट में रख लेते थे और कहीं और डाइवर्ट कर देते थे। अब यूसीसी मैपिंग से ब्रोकर चाहकर भी क्लाइंट के शेयर अपने नाम पर या कहीं और नहीं भेज सकता। ऑप्शन ए जो है इनसाइडर ट्रेडिंग, वो सर्वेलेंस का पार्ट है, यूसीसी का नहीं। ओह अच्छा, हाँ, तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी फीचर है। अब आगे बढ़ते हैं विवाद और फ्रॉड वाले सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन ओडीआर अनऑथराइज्ड ट्रेड्स फॉल अंडर विच कैटेगरी? ऑप्शंस हैं ए, सर्विस कंप्लेंट्स, बी, एथिकल वायलेशंस, सी, ट्रेड डिस्प्यूट्स, डी, टेक्नोलॉजी ग्लिचेस। मतलब अगर मेरे अकाउंट में बिना पूछे ट्रेड हो जाए तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में वो क्या कहलाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेड डिस्प्यूट्स। सर्विस कंप्लेंट क्यों नहीं? क्योंकि सर्विस कंप्लेंट वो होती है जैसे आपको स्टेटमेंट टाइम पे नहीं मिला या फोन नहीं उठाया। लेकिन अगर किसी ने आपका पैसा बिना पूछे लगा दिया है तो वो बहुत सीरियस ट्रेड डिस्प्यूट है भाई। एथिकल वायलेशन बहुत जनरल टर्म है, लीगल टर्म है ट्रेड डिस्प्यूट। राइट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स ब्लैंक। ऑप्शंस हैं ए, disclosing all fees, B, misleading information about investment products risks, benefits or features, C, giving historical data, D, advising on tax saving। मतलब प्रोडक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या आता है? क्या झूठ बोलकर प्रोडक्ट बेचना इसमें आता है? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्क्स, बेनिफिट्स और फीचर्स। कोई एग्जाम्पल देंगे इसका? हाँ, जैसे मान लो कोई बोल दे कि एफएनओ में ट्रेडिंग करो, 20% रिटर्न की गारंटी है। ये सरासर झूठ और मिसरिप्रेजेंटेशन है। शेयर बाजार में गारंटीड रिटर्न नहीं होता। बाकी ऑप्शंस तो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फीस डिस्क्लोज करना, वो मिसरिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो ट्रांसपेरेंसी है। क्वेश्चन नंबर 10, पैन कार्ड इज ब्लैंक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर ओपनिंग अ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। ऑप्शंस हैं ए, ऑप्शनल, बी, मैंडेटरी, सी, रिक्वायर्ड ओनली फॉर एनआरआईज, डी, सब्स्टिट्यूट फॉर आधार। मतलब अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड की क्या अहमियत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैंडेटरी। नो अकाउंट कैन बी ओपन्ड विदाउट इट। पैन कार्ड एकदम मैंडेटरी है यार। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड सीधा आपके इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर और एसटीटी से लिंक होता है। अगर पैन कार्ड मैंडेटरी न हो तो इतने बेनामी अकाउंट्स खुल जाएंगे कि टैक्स चोरी ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए या सी बिल्कुल गलत है। वाओ, वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और यार ये भी बता दूं कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो अब रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, चलिए अब देखते हैं शिकायत निवारण की प्रक्रिया यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 11, एन इन्वेस्टर मस्ट नॉट एक्सेप्ट विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट? ऑप्शंस हैं ए, डिजिटली साइन नोट्स, बी, फिजिकल नोट्स सेंट बाय कुरियर, सी, unsigned, duplicate और incomplete contract notes, D, notes sent within 24 hours। मतलब इन्वेस्टर को किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनसाइंड, डुप्लीकेट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। क्यों? इसमें क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर कल को कोई विवाद होता है ना और आपका नोट अनसाइंड या आधा अधूरा है तो वो रद्दी के कागज के बराबर है, आप केस हार जाओगे। ऑप्शन ए और बी तो वैलिड तरीके हैं नोट भेजने के। समझ गई। क्वेश्चन नंबर 12, The Investors Grievance Division or IGD of the exchange blank। Options है A, passes legal judgments, B, coordinates between the broker and complainant to resolve disputes, C, arrests the broker, D, compensates the investor directly। मतलब exchange का IGD असल में करता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द ब्रोकर एंड कंप्लेनेंट। मतलब वो जज नहीं होते? नहीं, वो जज नहीं होते, वो पुलिस भी नहीं है जो अरेस्ट कर लें। उनका काम बस एक पुल बनाना है ताकि ब्रोकर और इन्वेस्टर बातचीत से मामला सुलझा लें। एग्जाम के लिए एक एक्स्ट्रा टिप देता हूं, शिकायतों का सीक्वेंस हमेशा याद रखना। पहले ब्रोकर, फिर आईजीडी, फिर स्कोर्स और लास्ट में ओडीआर। बहुत बढ़िया टिप है ये। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द स्कोर्स प्लेटफॉर्म द एंटिटी मस्ट रिजॉल्व द कंप्लेंट विद इन ब्लैंक। ऑप्शंस है A 7 days, B 15 days, C 21 days, D 30 days। मतलब सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर कितने दिन में शिकायत सुलझानी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 डेज। यार स्टूडेंट्स को ना इसमें 15, 21 और 30 दिन में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, नंबर्स काफी ट्रिकी होते हैं। राइट। बस ये याद रखो कि ओडीआर और स्कोर्स दोनों जगह 21 दिन का ही नियम लागू होता है। एंटिटी को 21 दिन के अंदर जवाब देना ही पड़ता है। Perfect. Question number 14. Before ODR arbitration begins, the mandatory first step is blank. Options है A. Filing a police FIR, B. Conciliation, C. Paying a heavy penalty, D. Going to the Supreme Court. मतलब arbitration से पहले कौन सा कदम उठाना mandatory है? सीधा कोर्ट केस क्यों नहीं कर सकते? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंसिलिएशन, मतलब आपसी समझौता। देखिए, सीधा कोर्ट या आर्बिट्रेशन में जाने से दोनों पार्टीज का बहुत टाइम और पैसा बर्बाद होता है। प्रोसेस लंबा हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए सिस्टम कहता है कि पहले एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ बैठकर एमिकेबल सेटलमेंट यानी सुलह की कोशिश करो। अगर वो फेल हो तभी आर्बिट्रेशन होता है। इसलिए एफआईआर या सुप्रीम कोर्ट वाले ऑप्शंस तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। बहुत लॉजिकल है। चलिए अब थोड़े सख्त नियमों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. When a suspicious transaction is reported, what must the broker not do? Options हैं A. Inform the FIU, B. Keep a record, C. Tell the client they have been reported, D. Block the trade temporarily. मतलब suspicious transaction report होने पर ब्रोकर को क्या नहीं करना चाहिए? क्या सच में क्लाइंट को नहीं बता सकते? हाँ, बिल्कुल नहीं बता सकते। सही आंसर है ऑप्शन सी, टेल द क्लाइंट दे हैव बीन रिपोर्टेड और आर अंडर सस्पिशन। हो, मतलब एकदम सीक्रेट रखना होता है। एग्जैक्टली। इसे पीएमएलए के तहत एंटी टिपिंग ऑफ रूल कहते हैं। अगर ब्रोकर क्लाइंट को बता देगा तो क्लाइंट अलर्ट हो जाएगा, पैसे निकाल लेगा और सारे सबूत मिटा देगा। इसलिए क्लाइंट को बताना सख्त मना है। ऑप्शन ए और बी तो उन्हें करने ही होते हैं। वाओ, एकदम जासूसी वाला फील है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16. इन्वेस्टर्स मस्ट ऑलवेज डील ओनली विथ इंटरमीडियरीज दैट आर ब्लैंक। ऑप्शंस है ए. recommended by friends, B. offering the lowest fees, C. registered with SEBI and stock exchanges, D. operating from foreign countries. मतलब इन्वेस्टर्स को किन ब्रोकर्स के साथ काम करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड विद सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस। पर अगर कोई कम फीस दे रहा हो तो? यार, कम फीस या दोस्त की सलाह के चक्कर में लोग अनरजिस्टर्ड एंटिटीज को पैसा दे देते हैं। फिर जब फ्रॉड होता है ना, तो रेगुलेटर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो एंटिटी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए हमेशा रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के पास ही जाओ। सही एडवाइस है। क्वेश्चन नंबर 17. अ politically exposed person, PEP, requires blank. Options है A. No KYC, B. Basic KYC, C. Higher degree of due diligence or enhanced CDD, D. Only आधार कार्ड। मतलब जो politically exposed लोग होते हैं उनके लिए क्या नियम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हायर डिग्री ऑफ ड्यू डिलिजेंस। मतलब नेताओं के लिए नॉर्मल KYC काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। पीईपीज जैसे नेता या बड़े सरकारी अफसर, उनके पास पब्लिक फंड्स का कंट्रोल होता है। इसलिए करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बहुत हाई होता है। तो उनके फंड्स का सोर्स बहुत बारीकी से चेक किया जाता है, जिसे इनहैंस सीडीडी कहते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18. इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर जनरली रिलेटेड टू द ब्लैंक टेकन। ऑप्शंस है A. luck, B. time of day, C. risk, D. broker's mood. मतलब इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं? हाँ, ऑप्शंस बड़े फनी हैं, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन सी, रिस्क। फाइनेंस का सबसे बेसिक उसूल है ये। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हमेशा लिए गए रिस्क से जुड़े होते हैं। मतलब गारंटीड रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती। एकदम मिथ है यार गारंटीड रिटर्न। शेयर बाजार में आप जितना रिस्क लोगे, रिटर्न की पॉसिबिलिटी उतनी होगी। लग या ब्रोकर के मूड का कोई लेना देना नहीं है। कड़वी सच्चाई है ये। अब आते हैं कंक्लूजन वाले सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 19. इफ ODR conciliation is successful, what is the outcome? Options है A. The broker is banned, B. A settlement agreement is duly executed between the parties, C. The investor gets double the money, D. The case goes to court. मतलब अगर सुलह सफल हो जाए तो रिजल्ट क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अ सेटलमेंट एग्रीमेंट इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज। क्या ये लीगल होता है? बिल्कुल, ये कानूनी रूप से बाइंडिंग होता है। अगर समझौता हो गया तो फिर किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ब्रोकर बैन नहीं होता और डबल पैसा मिलने वाला तो कोई रूल ही नहीं है। क्लियर है?
And finally, question number 20. Investors must ensure they have sufficient funds before blank. Options हैं A. Downloading the trading app, B. Initiating a purchase transaction, C. Selling their shares, D. Reading the news. मतलब अकाउंट में पर्याप्त फंड्स कब होने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिफोर इनिशिएटिंग अ परचेज ट्रांजैक्शन। यार एकदम बेसिक रूल है। अगर बिना फंड के खरीद लिया तो क्या होगा? तो भैया ट्रेड तो हो जाएगा, लेकिन जब सेटलमेंट का टाइम आएगा तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, फिर एक्सचेंज पेनल्टी लगाएगा और ऑक्शन कर देगा। इसलिए खरीदने से पहले फंड्स चेक करना जरूरी है। क्लियर। हाँ, एकदम क्लियर। काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। हाँ, लेकिन अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहाँ। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। और यार जाते जाते एक सवाल छोड़ता हूं तुम लोगों के लिए। जरा सोचिए, आज हम कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और पैन वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जब AI और पूरी तरह से ऑटोमेटेड ब्लॉकचेन ट्रेडिंग आ जाएगी, तो क्या हमें इन ब्रोकर लेवल प्रोटेक्शन रूल्स की जरूरत पड़ेगी, या सिस्टम खुद ही हर फ्रॉड को सेकंड्स में रोक लेगा? इस बारे में सोचना जरूर। क्या थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।